हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ ही हो, मैं क्लास 12th का फिजिक्स का अंतिम एग्जाम अंतिम मतलब तैयारी कराने जा रहा हूँ आज। मतलब आज आप एग्जाम में बैठिएगा, ठीक है। आज 4 तारीख है और आप 4 तारीख को एग्जाम में बैठिएगा। आपके पेपर जब भी होगा, प्रथम पाली या सेकेंड पाली में जब भी होगा, ठीक ना। तो आप एग्जाम में बैठने वाले हो। देखिए, हम आपको पूरा हमसे जितना भी हो पाया बुक 1 और बुक 2 दोनों का हम रिवीजन करा चुके हैं। और साथ ही हम कंप्लीट बुक एक ही सेशन में हम आपको कंप्लीट बुक भी करा चुके हैं। एक ही सेशन में हम आपको कंप्लीट बुक भी करा चुके हैं। तो आप जा कर के देख लीजिए। उसके बाद हम आपको 150 ऑब्जेक्टिव एक में कराए हैं और 150 ऑब्जेक्टिव एक में, और उसके बाद एक में हमने आपको 500 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, ठीक ना। तो हम देखिए इतना ऑब्जेक्टिव आपके हम करा चुके हैं और सब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। और आज जो हम ये कराने जा रहे हैं, इसमें सारा आपको मिक्सचर क्वेश्चन है। इसमें इसमें मिक्सचर क्वेश्चन है मेरे भाई। हम सभी आपको एक ही लाइन बोलेंगे कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। आपने जितना भी पढ़ा है वही फँसेगा, उससे बाहर कभी नहीं फँसेगा। आपको बाहरी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। आप थोड़ा बहुत डेरिवेशन तैयारी करके चले जाइए और अंतर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उपयोग वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूछता है, ठीक ना। देखिए, हम बिना टाइम गँवाए आपके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। देखिए, पोलेरॉइड क्या है, पोलेरॉइड का एक उपयोग लिखिए। आज अंतिम ब्रह्मास्त्र है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप एग्जाम हॉल में बैठ जाइएगा। देखिए, पोलेरॉइड क्या है, तो पोलेरॉइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। मतलब पोलेरॉइड वह यंत्र हो जो आपकी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। देखिए, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में संसूचन में किया जाता है, और बादलों के सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में, मतलब बादलों का सुस्पष्ट प्रतिबिंब को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कम मात्रा वाली धारा को मापा जाता है। देखिए, चल कुंडली का उपयोग कम मात्रा वाला धारा को मापने में किया जाता है। मतलब चल कुंडली ही एक ऐसी एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग हम कम मात्रा वाला धारा को मापने में करते हैं। और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम भावर धारा को भी खत्म कर सकते हैं। मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग तो कम मात्रा वाली धारा को मापने में किया जाता है और भंवर धारा को खत्म करने में किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या आपका, देखिए प्रकाशिक तंतु क्या है। और प्रकाशिक तंतु को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और देखिए, आपको एग्जाम में इंग्लिश मीडियम में भी आ सकता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो आपको डरने की बात नहीं है। या तो ऑप्टिकल फाइबर आए या तो आपको प्रकाशिक तंतु आए, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। देखिए, बिना ऊर्जा को ह्रास किए, जब आप बिना ऊर्जा खर्च किए प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना चाहते हैं, तो इस घटना को हम लोग प्रकाशिक तंतु कहते हैं। मतलब आप बिना ऊर्जा को खर्च किए आप सोच रहे हैं कि हम प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देंगे, तो इस घटना को हम लोग प्रकाशिक तंतु कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसका उपयोग हम लोग सजाने के रूप में करते हैं और सिग्नल के रूप में भी प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग को लिखे, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी यंत्र है या साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और आयन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और आयन तथा उच्च ऊर्जा गतिज करने में किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ धनावेशित कणों के लिए किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ धनावेशित कणों के लिए किया जाता है, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कितना फास्ट हम करा रहे हैं। देखिए, साइक्लोट्रॉन क्या है और साइक्लोट्रॉन का दो उपयोग लिखिए। तो साइक्लोट्रॉन एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता था। देखो, साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। और देखिए, शंट का उपयोग धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। शंट का उपयोग धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए किया जाता है और एमीटर के परास में भी शंट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, वन डे ग्राफ जनित्र क्या है और वन डे ग्राफ जनित्र का दो उपयोग लिखिए। देखिए, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च वोल्टेज का निर्माण किया जाता है, या यह 10 लाख से भी अधिक वोल्टेज को उत्पन्न करने में उसका उपयोग किया जाता है। और देखिए, इसका उपयोग काफ़ी उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करने में किया जाता है। मतलब वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम काफ़ी उच्च वोल्टेज को उत्पन्न कर सकते
सकते हैं, काफ़ी उच्च वोल्टेज को उत्पन्न कर सकते हैं। आप उसका एक बार डायग्राम देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग लिखिए। अगर इसका संतुलन अवस्था में आपका बोल रहा है व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तो ये आपको डायग्राम पूछेगा और ये आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। इसका हो गया आपको डेरिवेशन। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा संयोजन है या एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जा सकता है। मतलब जब हम किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं तो उसमें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रयोग करते हैं। देखिए मीटर सेतु में इसका उपयोग किया जाता है और विभव मापी में व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए मीटर ब्रिज का क्या है, मीटर ब्रिज का प्रयोग लिखिए। मीटर ब्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसका उपयोग प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का उपयोग लिखिए। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से कम मात्रा वाले वोल्टेज को उत्पन्न करने में तथा उच्च मात्रा वाले को कम वोल्टेज में उत्पन्न करने में किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है मेरे भाई जिससे हम कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देंगे और उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में हम बदल देंगे। तो देखिए इसका उपयोग निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। आप केवल देखते चलिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। विभव मापी किसे कहते हैं, विभव मापी का उपयोग लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपको, ठीक ना। विभव मापी और विभव मापी का उपयोग देखिए। विभव मापी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाशिक यंत्र मतलब विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में किया जाता है। और विभव मापी का उपयोग सेल का विद्युत वाहक बल को मापने में किया जाता है तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध को भी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए भंवर धारा क्या है, भंवर धारा का उपयोग लिखिए। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धारा को खत्म किससे किया जाता है, चलकुंडली गैल्वेनोमीटर से। देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धारा का उपयोग स्पीडोमीटर में किया जाता है और भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में भी किया जाता है, चुंबकीय ब्रेक में भी किया जाता है और स्पीडोमीटर में भी किया जाता है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भंवर धारा क्या है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें तो देखिए किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किए जाने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण का मौलिक गुण को लिखिए। तो यह धनावेशित कण होता है, अल्फा कण धनावेशित कण होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा अल्फा कण कैसा कण होता है, धनावेशित कण होता है। और देखिए ये किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विचलित होता है। यह किरण फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण के शर्त को लिखिए। देखिए दोनों तरंग का आयाम लगभग समान होता है। प्रकाश का व्यतिकरण का शर्त, इसमें दोनों तरंग लगभग आयाम समान होता है, दोनों तरंग एक ही दिशा में गति करता है। इसमें प्रकाश एक वर्णीय होता है, इसमें स्रोतों को सुसंगत होना चाहिए, उसके बाद देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को परिभाषित करें। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के कारण व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और अपवर्तन का घटना घटता है और यह तरंग प्रकाश के रूप में गति करता है। इसका मान प्रकाश के चाल के बराबर होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम को परिभाषित करें। देखिए पहला नियम आपका क्या है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। द्वितीयक नियम क्या बोलता है, देखिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को नियतांक कहते हैं, जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उसके बाद देखिए अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित कर, देखिए
अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें तो जब दो निकटवर्ती कुंडली में से किसी एक में धारा परिवर्तन होता है तो उसके कारण पास वाले कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब जब दो कुंडली है और आप पास वाले कुंडली, जब ये कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करते परिवर्तन करते हैं तो पास वाले कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा कैसे कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का मौलिक गुण को लिखिए, तो यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, गारंटी हम बताते हैं, पूछ लेगा। उसके बाद देखिए त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए इसका गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसका गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है। उसके बाद देखिए विद्युत प्रवणता को परिभाषित करें तो विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के कारण विभव में होने वाले परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के कारण, जब आप विद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ेंगे और उसके कारण जो विभव में परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग विद्युत प्रवणता कहते हैं। और इसका मात्रक देखिए न्यूटन पर कूलम हो जाता है, यानी तो वोल्ट पर मीटर हो जाता है। न्यूटन पर कूलम हो जाता है यानी तो वोल्ट पर मीटर हो जाता है। और dV अपॉन में dx होता है, dV अपॉन में dx हो जाता है। उसके बाद देखिए आवेश का क्वांटीकरण को परिभाषित करें। देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले सभी आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस n ही हो जाता है। अगर आपको एक कूलम में पूछेगा आवेश का संख्या तो आप लगा दीजिएगा 6.25 और 10 के घाते 18 लगा दीजिएगा। लेकिन वहीं जब आपको 2 कूलम में बोल देगा तो आप लगा दीजिएगा 3 × 2 10 के घाते -19 कूलम हो जाता है, -19 कूलम हो जाता है। उसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला सभी विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर हो जाता है और यह एक अदिश राशि हो जाता है। इसका विमा पूछेगा तो ml³ के घाते -3 ml³ के घाते -3 1 के घाते -1 हो जाता है, 1 के घाते -1 हो जाता है, ठीक ना। इसका विमा हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों में बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं लूँगा और बिल्कुल बहुत कम समय में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत बहुत गिन चुन करके इंपॉर्टेंट लाए हैं। देखिए किरचॉफ का द्वितीयक नियम को परिभाषित करें। देखिए किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में मिलने वाला समस्त विद्युत विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का द्वितीयक नियम कहते हैं। और यह आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीयक नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। उसके बाद देखिए दिक्पात कोण को परिभाषित करें तो भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनाया गया कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनाया गया कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए किरचॉफ का द्वितीयक नियम तो हम बना चुके हैं। उसके बाद देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मौलिक गुण लिखिए। देखिए प्रतिचुंबकीय यह अल्प सघन होता है, यह चुंबक क्षेत्र की ओर कम आकर्षित होता है, यह स्थायी ध्रुव आघूर्ण नहीं रखता है। उसके बाद देखिए अगला क्या है। देखिए यहाँ पर आपको टोटल दिया गया। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मौलिक गुण को लिखिए। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसमें कुछ भी आकर्षण का गुण नहीं पाया जाता है, इसका क्षेत्र रेखा अल्प सघन होता है, यह स्थायी ध्रुव आघूर्ण नहीं रखता है, और इसके बाद यह शिथिल प्रदर्शित भी नहीं करता है और इसका मान 1 से अधिक हो जाता है। इसमें μr का मान 1 से कम हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ और अणुचुंबकीय पदार्थ, अल्फा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण, गामा किरण का अगर आप उपयोग देख के जाते हैं तो आपको इसमें से कतई नहीं होगा कि एक भी नहीं पूछेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अणुचुंबकीय पदार्थ का मौलिक गुण लिखिए। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर कम आकर्षित होता है, इसका क्षेत्र रेखा कम सघन होता है। उसके बाद देखिए यह स्थायी ध्रुव आघूर्ण कम रखता है, यह शिथिल प्रदर्शित नहीं करता और इसका मान 1 से अधिक होता है। इसमें μr का मान 1 से अधिक होता है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, केवल लौह चुंबक पदार्थ ही आपका शिथिल प्रदर्शित करता है, देखिए यह चुंबक क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होता है, इसका क्षेत्र रेखा अधिक सघन होता है। देखिए यह अधिक स्थायी ध्रुव आघूर्ण रखता है और यह शिथिल प्रदर्शित कभी करता है और इसमें μr का मान 1 से काफ़ी अधिक होता है, उसके बाद देखिए
लेजर किरण का मौलिक गुण को लिखिए। लेजर किरण का मौलिक गुण को लिखिए। देखिए, यह उच्च समांतर दिशा की ओर होता है, इसे तीव्र किया जा सकता है और यह एक वर्णी होता है। यह कला संबंध स्रोत दर्शाता है, यह कला संबंध स्रोत भी दर्शाता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण के शर्त को लिखिए। तो इसका दोनों आयाम समान होता है। उसके बाद देखिए, इसमें तरंग एक ही दिशा में गति करता है, इसमें प्रकाश एक वर्णी होता है, यह स्रोतों को सुसंगत होता है, इसमें स्रोत सुसंगत होता है। उसके बाद देखिए, जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको दे रहे हैं हमको अंतर वाला क्वेश्चन। अब हम आपको दे रहे हैं अंतर वाला क्वेश्चन, जो भी था मतलब कुछ गिना हुआ क्वेश्चन था, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उसके बाद कुछ अंतर वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद कुछ डेरिवेशन है, जो कि डेरिवेशन को आपको देख के ही जाना है मेरे भाई। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, जितना भी डेरिवेशन है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में प्रमुख अंतर लिखिए। देखिए, विद्युत वाहक बल खुला परिपथ में होता है, यह खुला परिपथ में होता है, यह बंद परिपथ में होता है, यह बंद परिपथ में होता है। उसमें देखिए, विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है, यह विद्युत वाहक बल से छोटा है। विभवांतर विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। और देखिए, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है? देखिए, यह तीव्र होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष आपका फीका होता है। इसकी देखिए, कनिकीय क्या है? कोणीय चौड़ाई कम होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का कोणीय चौड़ाई कम होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का कोणीय चौड़ाई अधिक होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे, मतलब द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे, और हाँ, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, और यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है, या प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। उसके बाद देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है मेरे भाई, कैसे होता है? तो वो आपको हो जाता है प्रकाश का जो क्या होता है, जो वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछ लेगा तो देखिए, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में बांटने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहलाता है। उसके बाद देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखिए। देखिए, इसकी दिशा परिवर्तित होता है, इसकी दिशा परिवर्तित निश्चित होता है, इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होता, लेकिन इसकी दिशा निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त कर सकते हैं, इसका ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। उपयोग विद्युत चुंबकीय बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। दोनों का, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और देखिए, प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है और दिष्ट धारा आपका खतरनाक नहीं होता है। उसके बाद देखिए, उपचायी ट्रांसफार्मर तथा अपचायी ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? या नहीं तो ये दोनों में अंतर लिखिए। देखिए, उपचायी ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को घटा देता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। उपचायी ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को बढ़ाता है, जबकि अपचायी ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को घटाता है। और उपचायी ट्रांसफार्मर में धारा घटता है और अपचायी ट्रांसफार्मर में धारा बढ़ता है। इसमें N1 का मान N2 से, इसमें N2 का मान N1 से बड़ा होता है। उसके बाद देखिए, इसमें N1 छोटा होता है, N2 बड़ा होता है। इसमें NS छोटा होता है, NS बड़ा होता है और NP छोटा होता है। इसमें भी NS छोटा होता है और NP बड़ा होता है। मतलब देखिए, हम ये बता दें कि इसमें प्राथमिक कुंडली बड़ा होता है और द्वितीयक कुंडली छोटा होता है। इसमें द्वितीयक कुंडली छोटा होता है, बट इसमें क्या हो जाता है आपका, प्राथमिक कुंडली छोटा होता है और द्वितीयक कुंडली बड़ा होता है। बस यही है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, विभव मापी। देखिए, विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर देखिए। देखिए, विभव मापी आपका शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। उसके बाद देखिए, यह शून्य विक्षेप आधारित नहीं होता है। उसके बाद देखिए, यह सुग्राह्यता अधिक होता है। विभव मापी का सुग्राह्यता अधिक होता है, इसकी सुग्राह्यता कम होता है। इसका देखिए, इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है। विभव मापी का प्रतिरोध अनंत हो जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निश्चित होता है, इसका प्रतिरोध आपका निश्चित हो जाता है। उसके बाद देखिए, आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? देखिए, आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? देखिए, इसका प्रतिरोध कम होता है, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। उसके बाद देखिए, इसे
इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसका 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आप इसको अभी याद कर लीजिएगा, अभी जो आप एग्जाम में बैठिएगा तो यही आपका बोर्ड में छपेगा। उसके बाद देखिए व्यतिकरण और विवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह 2 कला संबंध स्रोत दर्शाता है, जबकि यह 1 कला संबंध स्रोत दर्शाता है। इसमें फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होता है, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होता है। यह घटना अध्यारोपण के कारण होता है और यह घटना प्रकाश के तरंगों के मुड़ने के कारण होता है, प्रकाश के किनारों पर मुड़ने के कारण होता है। अब देखिए आपका जो ब्रह्मास्त्र है, ये आपका अंतिम ब्रह्मास्त्र है। 5 अंक वाला डेरिवेशन है, ठीक ना, 5 अंक वाला प्रश्न जो कि आपको डेरिवेशन में पूछेगा, ठीक ना, डेरिवेशन में आपको पूछेगा ही पूछेगा। देखिए उसके बाद देखिए गॉस का प्रमेय, आपको इसमें से एक तो 2 अंक वाला क्वेश्चन बोलेगा और एक आपका 5 है। आपको बोलेगा विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। उसके बाद गॉस का प्रमेय का व्यंजक को परिभाषित करें। उसके बाद देखिए अनंत आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद देखिए गॉस का प्रमेय से कूलाम का नियम का व्यंजक को निकाले, गॉस का प्रमेय से कूलाम का नियम का व्यंजक को निकाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मुझे जितना भी हो सकता है हम सब चीज़ आपको दे चुके हैं और थोड़ा-सा ये संकुचन रह गया था तो हम ये भी आपको करा देते हैं। देखिए अक्षीय स्थिति, देखिए अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक को प्राप्त करें। मतलब अक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक क्या आ जाएगा और निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक क्या आ जाएगा। ये दोनों इसमें से कोई एक पूछेगा, या तो बोलेगा अक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, या नहीं तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और देखिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करें, जिसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स, माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स होता है। देखिए माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। उसके बाद निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक अगर बोलेगा तो आंसर आप शून्य लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको रगड़ के पूछेगा, कल आप देखिएगा कि विद्युत निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है, तो आप ऑप्शन में 0 लगा दीजिएगा मेरे भाई। आप अभी देख लीजिए और आप कल यही बना करके आइएगा। आपको 1 नंबर पक्का हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, हम गारंटी देते हैं। और उसके बाद देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक को प्राप्त करें। उसके बाद देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है, आपको ये भी देख करके जाना है। उसके बाद देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसका संतुलन अवस्था में व्यंजक को प्राप्त करें। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इसका संतुलन अवस्था में व्यंजक को प्राप्त करें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक को प्राप्त करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस साल बिहार बोर्ड में भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चादर प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। ये सब डेरिवेशन आप बना चुके हैं, सारा डेरिवेशन आप बना चुके हैं, एक बार हम दे चुके हैं। जितना भी डेरिवेशन ये दिया हुआ है आपको सभी अपना कॉपी निकाल करके रिवीजन करना ही करना है। उसके बाद देखिए लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र को परिभाषित करें और लेंस मेकर का फॉर्मूला को परिभाषित करें। लेंस मेकर का फॉर्मूला आप इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा। अगर आप कल नहीं आया फिर आप बोलिएगा, कोई ना कोई सेट में आएगा, ठीक ना। लेंस मेकर का फॉर्मूला को परिभाषित करें। लेंस मेकर का फॉर्मूला अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, VVVVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर का फॉर्मूला। उसको देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला आप इसको MVVI लगा दीजिएगा, MVVI लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए हाइगेंस तरंग का सिद्धांत पर आपको या तो अपवर्तन का सूत्र बोलेगा या नहीं तो परावर्तन का सूत्र बोलेगा, ठीक ना। या तो अपवर्तन का सूत्र बोलेगा या नहीं तो आपको परावर्तन का सूत्र बोलेगा। उसके बाद देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक को प्राप्त करें। फ्रिंज की चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, लेंस मेकर का फॉर्मूला को परिभाषित करें और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालें। उसके बाद देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को अपवर्तन का नियम प्राप्त करें। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने आपको दे दिया है। और मेरे भाई देखिए मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, ठीक ना। आपने रगड़ के मेहनत किया, मेरा आशीर्वाद
देखिए, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी आप सभी के साथ है। आप सब बेहतरीन कीजिएगा, आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़े हैं, बेस्ट पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं, आप जो भी पढ़े हैं, उसी को रिवीज़न कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आप थोड़े ही घंटे में आप अपना जो है कि सेंटर पर पहुँचने वाले हैं और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं। तो यहाँ से जितना भी डेरिवेशन हो सका हम आपको दिए और हम आपको ये अंतिम बार बोल रहे हैं, आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप नीचे जाइए और बुक 1 आप कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए पूरा फास्ट करके। अगर और उसके बाद आप देखिए बुक 2 को भी आप कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। अगर ये आप दोनों रिवीजन कर लेते हैं ना तो एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फेवर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी रिवीजन कराया गया है। और यही रहा मेरा अंतिम ब्रह्मास्त्र। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें ये ज़रूरी नहीं कि आप लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप एक थंबनेल ज़रूर कीजिएगा कि हाँ गुरुजी, आपने जो मेहनत किया वो बोर्ड एग्ज़ाम में आया कि नहीं, ठीक ना? आया कि नहीं? क्योंकि मेरे भाई मैं भी आपके लिए कितना मेहनत किया हूँ आपको पता है। हर क्वेश्चन आंसर, डेरिवेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अंतर वाला क्वेश्चन, उपयोग वाला क्वेश्चन सभी लेकर के आया हूँ। और ये आपका अंतिम है तो कहीं न कहीं बहुत इमोशनल होना पड़ रहा है कि आपसे दूर हो रहा हूँ। और दूर क्या हो रहा हूँ, 2025 के लिए बायोलॉजी का बैच स्टार्ट है। 2025 के लिए बायोलॉजी का बैच स्टार्ट है। जो भी बायोलॉजी में 2025 में 95% लाना चाहता है, उन सभी के लिए। और पूरा बेसिक से आपको पहले लेक्चर मिलेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2 मिलेगा, उसके बाद आपको वन शॉट मिलेगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव मिलेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपर आप हो, मेरा मुँह से बात यही निकला है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।